हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 11 के फिजिक्स का वीडियो लेकर आज कौन सा वीडियो लाए हैं। क्लास 11th का जो एग्जामिनेशन जैक बोर्ड के द्वारा संपन्न हुआ है, उसमें फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन था, आपने कितना सॉल्यूशन किया, सही कितना रहा आपका। क्वेश्चन को देखने के बाद लगता है कि आप जो है एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही क्वेश्चन मिला होगा, आपका जो बत्तीसी है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सफ़ेद दांत, वो खिलखिला करके आप हंसे होंगे क्वेश्चन को देख करके कि सुरेश सर का जो वीडियो जितना एमसीक्यू का आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें बताया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे का एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा रहा। रेस्ट पेपर की भी हम शुभकामना देते हैं, अच्छा हो। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि आप कितना हद तक सही गए। क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं। फिजिक्स पेपर जैक बोर्ड के द्वारा जो आज ही संपन्न हुआ है, उसका आंसर मतलब की जो है, आंसर की हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखिए, हमने दिया है जैक बोर्ड क्लास 11th फिजिक्स 2024। ये कैसा क्वेश्चन था आप जानते हैं, ये एमसीक्यू था। एमसीक्यू कितने क्वेश्चंस थे? 40 क्वेश्चंस था। इसमें आपको 10 मार्क्स स्कूल या कॉलेज के द्वारा इंटरनल के रूप में दिया जाएगा। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है, किए गए कार्य का बीमीय सूत्र। किए गए कार्य का बीमीय सूत्र निम्नलिखित में किस बीमीय सूत्र के समान होगा? संवेग, मोमेंटम, शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, बल, आघूर्ण, टॉर्क। किसका डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के समान होगा, कार्य के बराबर होगा? तो आप तो जानते हैं आपके पास कितनी ऊर्जा है, इसका मेजरमेंट आपके द्वारा किए गए कार्य से ही पता चलता है। इसलिए वर्क एंड एनर्जी बोथ हैव सेम यूनिट सेम डायमेंशन। इसलिए कार्य का जो डायमेंशन होगा इसमें ऊर्जा के बराबर होगा। इसलिए पहला ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या है? आपको बताया गया था जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विस्कोसिटी, ये सब जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है m-1 L3 T-2, m-2 L2 T-1, m-1 L3 T2, m2 L-3 T2। तो आप इसको बनाए हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आपका रहा होगा। ऑप्शन ए m-1 L3 T-2। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं है? Which of the following is not a physical quantity? कौन सा भौतिक राशि नहीं है? देखिए यहां पर किलोग्राम घनत्व, आवेग, ऊर्जा, किलोग्राम डेंसिटी, इंपल्स, एनर्जी। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, न्यूटन, जूल, ये सब क्या है? यूनिट है। वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, मात्रक है, वो भौतिक राशि नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही रहा होगा, बिल्कुल 100%। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई इकाई का प्रयोग किया जाता है? विच एसआई यूनिट इज यूज्ड टू मेजर लुमिनस इंटेंसिटी? तो क्लास 11th जब शुरू में ही बताया जाता है कि 7 मूल मात्रक है, उसमें एक लुमिनस इंटेंसिटी भी है, जिसका मात्रक हम लोग क्या मापते हैं? कैंडिला मापते हैं। तो याद रखिए, कैंडिला, लक्स, ल्यूमेन, वाट। इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही रहा होगा, बेहिचक। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से चलता है तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? यह नियत है, यह बदल रहा है, यह शून्य है, यह अपरिभाषित है। तो देखिए, वृत्ताकार पथ में जब कोई वस्तु चलती है
तो यहाँ पर वेग देखिए, यहाँ पे वेग देखिए, यहाँ पर वेग देखिए, यहाँ पे वेग देखिए। वेलोसिटी, वेग क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, नहीं, इसलिए आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि यह बदल रहा है। वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेग जो है बदल रहा है। नियत चाल है, गति इसका एक समान है, वेग उसका बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? बार बार कहा जा रहा था देखिए कि वेक्टर कौन सा है, स्केलर कौन सा है, 2-4 क्वेश्चन रहेगा ही। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? चाल, दूरी, वेग, समय, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम। तो वेग अभी यहाँ चर्चा किए हुए, वेग को परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए वेग एक सदिश राशि है। और ऑप्शन सी का 6 का सिक आपने मारा होगा, जो बिल्कुल ही करेक्ट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिए, प्रारंभिक वेग, विस्थापन। प्रारंभिक वेग को आप यू से लिखते हैं, विस्थापन को आप एस से लिखते हैं, और त्वरण को ए से लिखते हैं। अगर ज्ञात हो तो अंतिम वेग मतलब भी के लिए किस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समीकरण है यहां पर जिसका उपयोग हम लोग वहां पे उसके रूप में कर सकते हैं? तो एक ऑप्शन हमने यहां गलत लिखा है, v बराबर u प्लस 2as, v बराबर u प्लस 2as यहां पर है, v बराबर u प्लस 2as, ये ऑप्शन दिया हुआ है, हमने यहाँ पे तो लिखने में गलती किया था। तो किसका उपयोग किया? अगर USA अगर ज्ञात है तो V का आप उपयोग निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे यहां से? तो आप देख रहे हैं इसमें फ्री फ्रॉम टाइम, टाइम से फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े हैं उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नहीं पढ़े हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखिए, यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा विपरीत है, यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा विपरीत है, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? एक लेफ्ट की ओर जा रहा है, दूसरा राइट की ओर जा रहा है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस 10 आएगा, दूसरा माइनस 10 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। यहाँ देखिए, ए में है अधिकतम, बी में है न्यूनतम, सी में है शून्य, और डी में है अनिश्चित, इसलिए क्या ऑप्शन होगा? सी होगा। आपने बिल्कुल सही मारा होगा, ऑप्शन सी। आइए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 9, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को डैश दिया है के रूप में भी जाना जाता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम लोग जो लिखते थे इस तरह से, a डॉट बी ऐसे लिखते हैं, और फॉर्मूला भी आपका याद होगा, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो डॉट है, डॉट का मतलब बिंदु, उसको हिंदी में बिंदु कहा जाता है, तो यहाँ लिखता है। और एक पढ़ते थे a क्रॉस बी, सदिश गुणनफल मतलब a क्रॉस बी, और इसका फॉर्मूला था आपका ए बी साइन थीटा। तो यहाँ देखिए कहता है कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को डैश दिया हुआ है के रूप में भी जाना जाता है। क्रॉस गुणनफल, क्रॉस तो ये नहीं होगा, बिंदु गुणनफल, ये डॉट को हिंदी में बिंदु कहते हैं, अदिश या सदिश गुणनफल, इसलिए ये जो है आपका बी आपने सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक अगर ये है और यहां से आप फेंक रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट करिए, तो u वेलोसिटी से फेंके हैं थीटा कोण पर, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहां तक होगा, प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक क्या होता है? नियत रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, शून्य रहता है। तो आप देखेंगे ये u cos थीटा जो था वो कांस्टेंट था हम लोग का, इसलिए ऑप्शन ए आपने सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आइए देखिए,
एम द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है। ये दीवार है, देखिए ये दीवार है, यहां पर एम द्रव्यमान का एक गेंद है, u वेलोसिटी से टकराया और उसी गति से पलट जाती है। उसी गति से पलट जाती है मतलब इस गति से पलट गया, उसी गति से। तो दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग कितना होगा? आवेग मतलब इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स का मतलब वही हुआ। इम्पल्स का मतलब हो गया फोर्स इनटू टाइम, बल गुना समय। बल गुना समय। तो अपने संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब टाइम, ये बल के बराबर होता है। तो अगर हम यहां पर mv माइनस mu लिख लें तो ये फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आवेग। तो आवेग किसके बराबर होगा? इसी को हम लोग आवेग करते हैं, इम्पल्स। तो आवेग किसके बराबर होगा? संवेग में परिवर्तन की दर मतलब संवेग में परिवर्तन के बराबर। तो ये हुआ अंतिम संवेग। तो अंतिम संवेग मतलब इधर से लौट के आएगा। तो इधर से जा रहा था प्लस mu, तो इधर से आ गया माइनस u। तो ये हो जाएगा माइनस mu और माइनस ये हो गया आपका mu। तो दिस इज इक्वल टू -2mu। मतलब ये जो I है आपका, ये जो I है दैट इज इक्वल टू -2mu। 2mu के बराबर होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ क्या क्या दिया है। यहाँ है 2mu प्लस में है, देखिए mu शून्य और -2mu, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। वहां से 2mu, 2mu। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, निम्न में से किसे जड़त्व का नियम जाता है? निम्न में से किसे जड़त्व का नियम आप जानते हैं? न्यूटन का पहला नियम, यहाँ फर्स्ट लिखा हमने, प्रथम नियम, यहाँ सेकेंड है, यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो बिल्कुल आसान से जानते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपने सही मारा होगा बिल्कुल बिना हिचक का, कोई दिक्कत नहीं। संवेग में परिवर्तन डैश द्वारा दिया जाता है। संवेग में परिवर्तन दिया जाता है। अब ये देखिए आप, हम लोग संवेग में परिवर्तन दिए हम लोग किसके द्वारा? F गुना T। F क्या है? बल। और ये क्या है? समय। बल गुना समय के द्वारा दिया जाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, संवेग में परिवर्तन द्वारा दिया जाता है बल गुना द्रव्यमान, बल गुना समय, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा है और आपने लगाया भी होगा बेशक। क्वेश्चन नंबर 49 है, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है। पानी है, इस पर एक कॉर्क जो है तैर रहा है। तैर रहा है मतलब नीचे का वेट और ऊपर का रिएक्शन दोनों बराबर है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा उसका? 0। उस पर कोई परिणामी बल नहीं लगेगा। नीचे लगता तो ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता, ऊपर लगता तो ऊपर चला जाता है। तैर रहा है इसलिए नेट फोर्स इज 0। क्वेश्चन नंबर 59 ये ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की परिभाषा बोलिए। किसी वस्तु या मशीन के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो ऑप्शन देखिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इजी, आपने सही लगाया होगा ऑप्शन ए, बेहिचक। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 ये देखिए, बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल। आपको कई बार हमने वीडियो एमसीक्यू में बताया है, वेग विस्थापन का वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है, फोर्स विस्थापन के वक्र का क्षेत्रफल क्या होता है। तो विस्थापन वक्र बनाएंगे आप, ग्राफ जब खींचेंगे इसको तो ये जो आएगा बल और विस्थापन के बीच, तो बल गुना विस्थापन क्या होता है? कार्य के बराबर। देखिए वेग, त्वरण, आवेग, कार्य, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा इसका, किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 79 ये देखिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? कॉलिजन दो प्रकार का होता है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ जो क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूर्णतः अप्रत्यास्थ लिखा हुआ है, अप्रत्यास्थ। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? तो याद रखना, कॉलिजन कोई हो,
कॉलिजन कोई हो, चाहे पूर्णतः प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमेशा पालन होगा। एनर्जी इन इलास्टिक कॉलिजन में अप्रत्यास्थ संघात में घट जाता है। इसलिए यहां पर क्या होगा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ चक्कर में क्या रहता है, केवल संवेग संरक्षित रहता है, केवल गति ऊर्जा संरक्षित रहता है, संवेग और गति ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसलिए ऑप्शन ए, केवल संवेग, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल का कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति क्या होगी आपको बताना है। पावर इज वर्क बाय टाइम, वर्क है 500 और ये हो गया 4, अब भाग दीजिए इसमें 125 आएगा, 125 वाट। ऑप्शन देखिए, 200 वाट, 125 वाट, 1250 वाट, 4 वाट। इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन जो है आपका वो सही, और आपने लगाया भी होगा, मुझे विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जड़त्व आघूर्ण जिसको हम लोग आई से लिखते हैं और कोणीय वेग जिसको ओमेगा से लिखते हैं का गुणनफल मतलब आई इंटू ओमेगा क्या कहलाता है। तो आई इंटू ओमेगा इज एल, एल मतलब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कहलाता है। ऑप्शन सुनिए, बल आघूर्ण आवेग रेखीय संवेग कोणीय संवेग, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है और आपने उसी को ब्लैक किया होगा, वो एमआर सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखिए, परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक। अब नया वर्ड दे दिया है परिभ्रमण त्रिज्या, किताब में आपको बुक में अधिकतर मिलेगा, हिंदी वाले में घूर्णन त्रिज्या, अंग्रेजी में मिलेगा रेडियस ऑफ जायरेशन। इसलिए बार बार कहते हैं लड़के को कि अगर किसी हिंदी वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां पर इंग्लिश क्वेश्चन को प्रेफर कीजिए आप। रेडियस ऑफ जायरेशन परिभ्रमण त्रिज्या का भी होगा, घूर्णन त्रिज्या का भी होगा। डिस्टेंस है तो दिस इज मीटर, इसलिए ऑप्शन सी त्रिज्या है मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, घूर्णन गतिज ऊर्जा का बराबर होती है के ई रॉट। के ई रॉट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 3/2 आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आइए, द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ठोस बेलन का, ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो सही है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ये सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का नियम है। ग्रेविटेशन चैप्टर का पहला ही से स्टार्ट होता है, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसका था, ग्रहों की गति से समझो नियम दिया गया था, किसका था, केपलर का था वो। तो केपलर यहाँ देखिए, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, केपलर का नियम, किरचॉफ का नियम, इसलिए ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है और आपने लगाया भी होगा, इसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए केपलर का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 आइए, 1 किलोग्राम चीनी आप कहाँ से खरीदना लाभदायक होगा, कहाँ से खरीदना पसंद करेंगे, जहाँ पर उसका वेट ज़्यादा हो। वेट मतलब भार, तो कहाँ पर जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, इतना पर, इसलिए ऑप्शन ए ध्रुव पर हम खरीदना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक डॉट 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 बल है, संपर्क, लंबी दूरी का, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो आप पढ़ते हुए अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स जब पढ़ाए थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है तो एक अभिकेंद्र बल पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, इसलिए यह एक लंबी दूरी का बल है, यह एक लंबी दूरी का बल है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को किस रूप में जाना जाता है। बल बटे क्षेत्रफल क्या कहलाता है जी, प्रतिबल कहलाता है, प्रतिबल, स्ट्रेस, इसको अंग्रेजी में आप स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। देखिए ऑप्शन विकृति,
प्रत्यास्था, प्रतिबल, प्लास्टिसिटी, इसलिए ऑप्शन सी, सी बिल्कुल सही है और आपने सही भी लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हुक का नियम बताता है, एकदम बताते हैं, हुक का नियम आसानी से पढ़ लीजिए। अगर विकृति जो है, इलोंगेशन अगर छोटा सा है, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर है, विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है? प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ बराबर है, यहाँ तेरा एक दूसरे से स्वतंत्र है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आया था। क्वेश्चन नंबर 28, तरल दाब निर्भर करता है, मतलब फ्लूइड का जो प्रेशर है या लिक्विड का जो प्रेशर है वो किस पर निर्भर करता है? तरल सतह के क्षेत्रफल पर, तरल सतह के आकार पर, तरल स्तंभ की ऊंचाई पर और दिशाओं पर। तो आप याद रखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। एच जो है लिक्विड का जो कॉलम है, लिक्विड का जो स्तंभ है, उसकी ऊंचाई पर तरल पद का दाब निर्भर करता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? तरल सतह के क्षेत्रफल पर, तरल सतह के आकार पर, तरल स्तंभ की ऊंचाई। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 आई, देखिए पृष्ठ तनाव की इकाई डैश के समान है, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इसमें किसके बराबर होगा? प्रति इकाई आयतन पर सतह ऊर्जा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतह ऊर्जा, प्रति इकाई लंबाई पर सतह ऊर्जा। अगर दो चीज का, दो क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है तो समझ लीजिए कि दोनों का यूनिट भी सेम होगा। तो अगर आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालते हैं तो सरफेस टेंशन इज फोर्स बाय लेंथ, तो यहाँ था आपका mlt-2/L, तो ये हो गया ml0t-2। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी का, देखिए ऑप्शन सी, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतह ऊर्जा, तो सतह ऊर्जा का क्या होता है? ml2t-2, और क्षेत्रफल का एरिया का होगा L2, तो ये भी कट जाएगा, इसलिए ml0t-2। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर सतह ऊर्जा जो होगा उसके डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है, इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होता है? ऊष्मा स्थानांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज occurs by 3 प्रोसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। तो आपको बताया गया था कि चालन विधि जो होती है इसके द्वारा सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में हीट का ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, किस पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि से होती है? ठोस में, तरल में, गैसीय में, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस पदार्थ में चालन विधि से, कंडक्शन प्रोसेस से हीट का ट्रांसमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आइए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है, अधिकतम होती है? देखिए बर्फ, कांच, लोहा, पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो आप जानते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है, इसमें से दिया गया जो चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 32 आइए, उष्मा गति का शून्य कोटि नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बार बार कहते थे कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एमसीक्यू का जो मेरा सेट अगर आपने पढ़ा होगा तो 90% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा। तो आपको बार बार कहते थे कि उष्मा गति का शून्य, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इस सबसे एक क्वेश्चन आता ही है। तो उष्मा गति का शून्य कोटि का नियम किसकी धारणा को व्यक्त करता है? तो तापमान को। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 33 आइए, देखिए चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य होता है, डैश डैश दिया हुआ है। साइक्लिक प्रोसेस द्वारा जो वर्क डन होता है दैट इज 0। साइक्लिक प्रोसेस द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 34 आइए, देखिए गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ लिखा है दाब, आयतन, तापमान, इनमें से कोई नहीं, तो तापमान के
समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, यदि कार के टायर गर्म हो तो उसमें गैस के अणुओं का दाब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा। अगर टायर गर्म हो जाए तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो प्रेशर भी अधिक होगा इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उच्च होगा, उच्च, हाई हो जाएगा प्रेशर अगर कार का टायर गर्म हो तो। आइए देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 36, एक सरल आवर्त दोलित्र सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहती है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में कौन सा क्वांटिटी जो है वो नियत है, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेग, आवृत्ति, आयाम और विस्थापन, कौन सा राशि जो है उसमें नियत रहता है। तो आप याद रखेंगे ये फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति, वो नियत रहती है। 37, निम्नलिखित में से कौन सी एसएचएम के लिए आवश्यक शर्त है। एसएचएम में होता क्या है, पढ़े हैं। एसएचएम में एक यहाँ माध्य बिंदु हुआ, ये ए और बी, ये चरम विस्थापन हुआ, यहाँ पर चरम बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट, ऐसे ऑसिलेशन करते रहता है। तो इसका मेन शर्त जो है ये एफ जो है, और यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट वाई है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, और फोर्स इधर ही मिड पॉइंट की ओर ही इंडिकेट रहता है। ये सबसे कंडीशन है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ दिया है घर्षण और रेखिता, प्रत्यास्था, गुरुत्वाकर्षण। तो एसएचएम में अगर हो रहा है तो सिंपल पेंडुलम भी एसएचएम में करता है। तो ये देख रहे हैं आप, नॉन लीनियर भी हो सकता है और रेखिता भी हो सकता है, इसलिए इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 आई देखिए, एसएचएम का आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है। आयाम किसको कहते थे, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम विस्थापन। एसएचएम का आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है, अधिकतम गति, अधिकतम विस्थापन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आयाम कहते हैं हम लोग। अधिकतम त्वरण, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अधिकतम समयावधि, मैक्सिमम टाइम। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए, कंपमान डोरी अथवा ऑर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, ये पाइप के अंदर भी इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, आप देख चुके हैं ऑर्गन पाइप में, क्लोज्ड ओपन में। तो इस प्रकार के वेव्स जो होता है उसको कौन सा वेव कहते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, सतह तरंगें, तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगें, वहां पर उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि तरंग का कौन सा गुण विस्पंद के निर्माण के लिए आवश्यक है। विस्पंद को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग बीट्स। तो याद किए थे आप, पढ़े होंगे परिभाषा, दो ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्तियों में जिसका फ्रीक्वेंसी लगभग समान हो लेकिन अंतर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। इसलिए ये जो इसका विस्पंद निर्माण के लिए आवश्यक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, तभी विस्पंद सुनाई पड़ेगा। तो ये 40 क्वेश्चंस था जो आज जो फिजिक्स का पेपर हुआ उसमें ये आया गया था। अब आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपका ऑप्शन सही आपने मारा होगा। हमको लगता है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद हर लड़के में मतलब वो जो है एनर्जेटिक, और अगर शुरू से अंत तक मेरा जितना एमसीक्यू वीडियो आया होगा उसको आप देखे होंगे तो 90+ तो निश्चित रूप से रहेगा आपको, ये मेरा मैंने अनुमान है, और आप अच्छा किए भी होंगे। अगला नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी में लगिए और आप इसको देख लीजिए। फिर आपके साथ आप क्लास 11th के बाद 12 में जाएंगे तो फिर हमारी मुलाकात होगी। ये 11th के लिए आप इसको चेक कर लीजिए कितना आपका सही है, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि मेरा मोमेंटम और टॉनिक को मिलता रहे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।